हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एकदम नीट का एग्जाम नजदीक आ चुका है। सारे रूल्स रेगुलेशंस आप रेडी कर लिए होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए होंगे और अभी बहुत समय ज्यादा नहीं है। तो हम ब्रीफ में बात करते हैं, शॉर्ट रिवीजन 11th के सेकेंड पार्ट ग्रेविटेशन से है और वेव्स तक का, और ब्रीफ में बात करेंगे। और ऑडियो में ज्यादा जोर देंगे, लिखने पे कम जोर देंगे क्योंकि शॉर्ट ब्रीफ नोट्स इस पर ऑलरेडी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशन को लेकर। तो ग्रेविटेशन में हमने पढ़ लिया था, इसके पहले वाले लेक्चर में वीडियो पढ़ा हुआ है। तो अब बात करते हैं कि ग्रेविटेशन को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जहां पे लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके जगह आप कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रख दीजिए। और जहां पे माइनस क्यू सोर्स चार्ज हुआ करता था, उसके जगह पे आप सोर्स मास कैपिटल एम रख दीजिए, जिसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। सारा रिप्लेसमेंट आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सब आ जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पॉइंट मास है, उसके वजह से आप पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं आर डिस्टेंस पे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करते हैं, जी एम अपान स्मॉल आर स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन होता है वेक्टर क्वांटिटी का टुवर्ड्स द मास, पॉइंट मास की तरफ। वहां क्या होता था भाई, पॉइंट चार्ज होता था, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग बात करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। सिमिलरली यहाँ पे भी वेक्टर सम, बहुत सारे पॉइंट मासेस है तो सारे का पॉइंट मासेस के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल के सबका क्या कर देंगे, हम वेक्टर सम कर देंगे, जैसा कि वहां करते थे। यहाँ पे सिर्फ टुवर्ड्स द मास ही होगा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फील्ड होती थी इंटेंसिटी, और निगेटिव चार्ज के तरफ होती है। तो निगेटिव चार्ज इसकी मैचिंग है, आप हर जगह रिप्लेस कर सकते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपको स्फेरिकल सेल पे बात करना है, तो स्फेरिकल सेल के केसेस में क्या होगा, तो स्फेरिकल सेल के केसेस में जैसा कि वहां पे होता था, स्फेरिकल सेल में अंदर में मान लीजिए ये आर रेडियस है और ये सेंटर है, स्फेरिकल थिन स्फेरिकल सेल है कैपिटल एम मास का। तो इनसाइड के हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या हो जाती है, जीरो होती है, ठीक। और आउटसाइड पॉइंट के लिए ये पूरा स्फेयर हो, सॉलिड या स्फेरिकल सेल हो, यूनिफॉर्म स्फेयर, ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर हम लिखेंगे, इनसाइड में तो जीरो हो गया, आउटसाइड के लिए पॉइंट मास का फॉर्मूला जैसा कि ऊपर लगा हुआ है, जीएम अपान स्मॉल आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर फॉलो करेगा। स्मॉल आर यहाँ पे आउटसाइड पॉइंट के लिए सेंटर से डिस्टेंस है, अंदर में है नहीं इंटेंसिटी। ग्राफ में बात करेंगे तो वेक्टर को अगर कंसीडर करेंगे, तो अगर हम अवे को डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं तो टुवर्ड्स फील्ड इंटेंसिटी होती है, तो निगेटिव दिखाएंगे। तो आर के साथ इसका फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का अगर ग्राफ में बात करें तो नीचे दिखाएंगे, और यहाँ तक तो भाई जीरो दिखाएंगे, और उसके बाद ये इन्फिनिटी पर ले जाके जीरो करेंगे, और मैग्नीट्यूड का ग्राफ होगा तो ये ग्राफ ऊपर बनता है। ये बात हमें ध्यान से देना रखना है, और ध्यान भी देना इस पे बात को लेकर हमें। अब बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा एक और ऐड करते हैं हम स्लाइड को, और इसमें बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, तो अगर ये सॉलिड स्फीयर है और इसके वजह से इंटेंसिटी निकालना है इंटीरियर पॉइंट पे, मान लीजिए यूनिफॉर्म मास m है, तो इनसाइड में जो फॉर्मूला होता है अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें पता है, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी बात करें तो इनसाइड पॉइंट पे, तो ये रेडियस कैपिटल आर अगर लेते, इसका रेडियस है स्फीयर का, और ये यूनिफॉर्म स्फीयर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है जीएम अपान कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर, यानी इंटेंसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, कैपिटल आर, और एम को अगर हम कांस्टेंट मान लेते हैं तो लीनियर वेरिएशन होता है, वहां पे भी ऐसा ही होता था। सरफेस पे रखना है, इस स्मॉल आर के जगह कैपिटल आर रखेंगे, सरफेस पे जीएम अपान आर स्क्वायर वही आएगा। अब देखिए आउटसाइड पॉइंट के लिए बात सोचना ही नहीं है, अगर ये आप चलते हैं आउटसाइड सरफेस से लेकर बाहर के, तो ये पॉइंट मास का बिहेवियर करेगा, तो वही आ जाएगा वापस अभी जो बात कर रहे थे इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हुए। अगर ग्राफिकल इसकी एनालिसिस की जाए, तो ग्राफिकल एनालिसिस में अगर हम बात करें, अगर
स्मॉल आर का, और इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ना यूज करें, वेक्टर यूज करेंगे तो नीचे ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो वेक्टर यूज नहीं किया, मैग्नीट्यूड है, तो ये लीनियर ऐसे वेरिएशन देगा, और उसके बाद इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हुए बाहर के पॉइंट के लिए वेरिएशन में आ जाएगा। ये है आपका मैक्सिमम जो सरफेस पे आएगा, और अंदर में लीनियर वेरिएशन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहे हो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल पे। तो ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल है बेटा, थोड़ा सा इसमें रिफ्रेशमेंट हो जाए, 2 मिनट के बाद ही ब्रेक में, गर्मी बहुत है भाई। तो एनटीए वाले ने जो ड्रेस कोड जारी किया है, आप उसको केयर करिएगा, ठीक है। लाइट कलर का टी शर्ट पहनना है, ठीक है, ये ध्यान रहे, लाइट कलर के ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, लूज गारमेंट्स यूज़ करने हैं, और पॉकेट चेन इस टाइप का चीज़ें नहीं होना जहां आप कोई चीज़ छुपा सकते हो, बड़े बड़े बटन वाला कोई गारमेंट्स ना पड़े, ताकि नहीं तो हमारे माइक की तरह लगेगा कि वो छुपा लिया गया माइक को। इसीलिए एनटीए ने ऐसा जारी किया है, इस बात को काफ़ी केयर करना है हमें। कोई भी ऑर्नामेंट्स गर्ल्स को यूज़ नहीं करना है, या बॉयज़ को भी, जैसे ये अंगूठी है, अंगूठी यूज़ नहीं करना है, चेन है, चेन यूज़ नहीं करना है, चश्मा है तो मेरी तरह होना चाहिए, नहीं तो बाहर हो जाओगे, ठीक है। कोई भी ऑप्शन गॉगल्स यूज़ नहीं करेंगे, तो इन चीज़ों का ध्यान रहे। और स्लीपर्स जो होना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए, बहुत कोई हाई हील सैंडल गर्ल्स के लिए नहीं होना चाहिए, फ्लैट सोल सिंपल होना चाहिए। मतलब सब मिला जिलाकर यही क्या है कि आप कहीं कुछ चीज छुपा तो नहीं रहे हो, तो कोई छुपाने वाली गुंजाइश ना हो। इससे सबसे बढ़िया भैया जो घर में पहन के सोते हो वही चले जाओ एग्जाम देने, सीधा फंडा है, ठीक है। अगर कोई बाबा वाबा से कोई आपने कोई चीज ताबीज वगैरह लिया हो, ठीक है, उसमें मेटल का यूज होता है, या कोई अंगूठी और या कोई किसी से लिया हो कि हमारे मतलब कि नीट के एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा इस अंगूठी को पहनने से कोई, तो उसको निकाल कर जाना भैया, नहीं तो जब्त हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजी यही कहती है, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, तो एनटीए का भी यही कॉन्सेप्ट है, खाली हाथ आओ खाली हाथ जाओ, सिर्फ पेपर लेकर जाना। वो एमआर डबल मिलेगा, डबल का मतलब होता है उसके अंदर नीचे रहता है, अगर आपका मेन वो एमआर मिसिंग है तो उसी का यूज किया जाता है, इसलिए भाई ध्यान रखे बात को, ठीक है। और कोई डाउट है तो भैया बता सकते हो, कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो। बात रही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या होता है, अगर बात करें हम, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में देखिए पॉइंट मास की वजह से क्या होता है, जैसे पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पढ़े थे KQ/R, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज का जो नेगेटिव पोटेंशियल होता था, तो माइनस क्यू को हम मास से रिप्लेस किए हुए हैं, तो यहाँ अट्रैक्शन जहाँ होता है नेगेटिव शो करते हैं, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को क्या माना गया है भाई, 0 माना गया है। तो पॉइंट मास की वजह से जो पोटेंशियल होगा, तो पॉइंट मास के वजह से अगर पोटेंशियल बात करें तो पोटेंशियल हो जाएगा भैया कितना, ये होगा r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट P पे, तो इसका फॉर्मूला होगा -gm/r। देखिए ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा कोई आ जाएगा, ज्यादा मासेस हैं तो सबका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल के और डायरेक्टली अलजेब्रिक सम करना है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि चार्ज की तरह की पॉजिटिव पोटेंशियल भी आने वाला, फिलहाल इन्फिनिटी पे 0 मान के पढ़ते हो, इन्फिनिटी पे 0 पोटेंशियल लिया गया है, कंसीडर किया है। ज्यादा पॉइंट मासेस होगा सबका निकाल के जोड़ देंगे, माइनस माइनस में ही रहेगा। अब बात की है, देखिए स्फेरिकल सेल में अगर बात जहां तक अभी कर रहे थे हम लोग, तो स्फेरिकल सेल में इंटेंसिटी क्या होती है भैया, 0, ठीक। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है यहाँ भी लागू है भाई, ध्यान रखना बात को, सारे फॉर्मूले याद रखना, सारा लागू है। तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड के सेंटर से लेकर और सरफेस तक, ठीक है, सेंटर से सरफेस तक का एक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है -gm/रेडियस ऑफ थिन स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो पोटेंशियल कांस्टेंट बाहर में जाते ही पॉइंट मास का बिहेवियर हो जाएगा
तो माइनस GM अपॉन स्मॉल r इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द सेंटर से डिस्टेंस है फील्ड पॉइंट का, जहां पोटेंशियल या इंटेंसिटी आप निकालते हो। ठीक, और देखिए लाइट कलर का टी शर्ट हाफ स्लीव्स ही पहनना भाई, ठीक है। एनटीए ने जो जारी किया ड्रेस कोड लाइट कलर का इसीलिए कह रहा है कि आप जो है गर्मी में के मौसम में जा रहे हैं, दिमाग गर्म ना हो जाए, अदरवाइज आपका दिमाग हैंग कर जाएगा, कंप्यूटर आपका न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं होगा, इसलिए कहता है गर्मी ना लगे। डार्क कलर का नहीं टी शर्ट पहनना है भाई, नहीं तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ये ध्यान रहे बात को। और अगर पानी का बोतल ले जाना है तो ट्रांसपेरेंट, मतलब कि जो कुछ भी है वाटर बॉटल छुपाने वाले कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए भाई, सीधे सीधे याद रखना। तो हमने ड्रेस कोड के बारे में भी बात कर लिया, पोटेंशियल बात है, और ये जो पी रहे थे वो खत्म हो गया हमारा ठंडा। ओके, तो आते हैं आगे बढ़ते हैं, और कोई भी चिल रहना है, कोई टेंशन नहीं लेना। अब देखिए अगर सॉलिड स्फीयर है ना, यूनिफॉर्म अगर सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर कैपिटल M मास का है और रेडियस कैपिटल R है, तो इसके अंदर में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा इनसाइड पॉइंट्स में कहीं पे भी बात कर लो, तो ये होगा माइनस GM अपॉन 2R 3 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर। आप जो पैटर्न में दो को अंदर करके याद किए होगे, जैसे भी आप अपने हिसाब से याद रखना। और आउटसाइड के लिए जानते हो ना, बार बार वही आएगा, माइनस GM अपॉन डिस्टेंस ऑफ द फील्ड पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। तो आउटसाइड के लिए आ सकता है, सेल के लिए आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला पोर्शन पे कम चांसेस है क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इसके आने के चांसेस है, ये सबके सेल के आने के चांसेस है, सेल के अंदर कोई और रख दे, कंसेंट्रिक सेल्स रख दे सॉरी, तो इंटेंसिटी पोटेंशियल का चीज रह गया था हमारे पास। अब बढ़ते हैं आगे की और तेजी से, धड़ाधड़ बिल्कुल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें देखिए भाई क्या पढ़ना है, एकदम याद रखो भाई, ये है, आप अपने घर पे भी रीडिंग लेना, अपने नोट्स से भी रीडिंग लेना, शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। हमने भी कहीं से ये लिया हुआ है और मेहनत करके ये बनाया गया है स्लाइड्स को, कहीं से भी अगर हम नोट करते हैं, बट इसमें जो हम बता रहे हैं पॉइंट्स को, उसको आप जज करना है, आप उसको बेस्ट फॉर्मूले को याद करिए, की फॉर्मूले, ओनली यूज की फॉर्मूले कि क्या आ सकता है इस टॉपिक में, बस उस पर कर दो। देखिए स्ट्रेस, स्ट्रेस में क्या हो गया, एक हो गया नॉर्मल स्ट्रेस, उसी को आप कह सकते हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं, कंप्रेसिव नेचर का होता है, दबाते हैं जैसे इस पेन को दबा रहे हैं, खींचेंगे टेंजाइल स्ट्रेस का नेचर हो जाएगा। और स्टोरिंग फोर्स जो होता है वो एरिया क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर सेटअप होता है, इसीलिए इसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। उसी के कॉरस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, रिलेटिव चेंज इन डायमेंशन होता है, यहाँ पे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और जब यही चीज, जब ये रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगा तभी डिफाइंड होता है यह सब चीजें। अब बात करते हैं इसी में बल्क स्ट्रेस, ठीक है, बल्क स्ट्रेस, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, हर स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे। तो बल्क स्ट्रेस में क्या आ जाएगा, अब देखते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स अब पर यूनिट एरिया ये हर जगह रहेगा, उसको हम वॉल्यूम स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ही हो जाएगा, ठीक है। तो हर प्रेशर स्ट्रेस है, लेकिन हर स्ट्रेस प्रेशर जरूरी नहीं है कि होगा। टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगा, जैसे कॉपी बुक को ऐसे नीचे दबा के और आगे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, पर यूनिट एरिया ही डिफाइंड होता है कितना रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप किया है, ठीक है। स्ट्रेन, बल्क स्ट्रेन में चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। मेरे ऑडियो को ध्यान से सुनना, ये सब फॉर्मूले तो लिखे गए हैं वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऑडियो सुन लेना, रिवाइज हो जाता है प्रॉपरली। आप कान में ऐसे आंख बंद करके भी सुन लोगे ना, तो आपका काम पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। 10 घंटे का वीडियो देखने की जरूरत नहीं, इतना समय नहीं किसी के पास फालतू, आपके पास बहुत कीमती समय है। अब देखिए टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या होता है, शियर स्ट्रेन बोलते हैं, वो एंगल से मेजर होता है, टेन थीटा, स्मॉल एंगल के लिए थीटा लिख देंगे, जितना लिनियर डिस्टेंस खिसकता है, और अपान जैसे क्यूबिक में साइड लेंथ लेते हैं तो वहां पे x अपान l कर देते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है।
अब देखिए स्ट्रेन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, वॉल्यूम स्ट्रेन है और शियर स्ट्रेन है, 3 टाइप का। शियर स्ट्रेस में भी वही होगा, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया सेटअप होता है। अब क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है। हुक्स लॉ कहता है कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब यंग्स मॉडुलस एक आता है, वो सिर्फ सॉलिड के लिए डिफाइंड होगा क्योंकि चेंज इन लेंथ सॉलिड में ही होता है, फ्लूइड में होगा नहीं भाई। बल्क मॉडुलस में क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका, ये वाला देखिए की फॉर्मूला है। यंग्स मॉडुलस कोई भी मॉडुलस होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही होगा। F इक्वल टू वाई अपॉन एल डेल्टा एल, डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ। ये वाई अपॉन एल को ना आप एक कुछ देर के लिए वाई अपॉन स्मॉल एल को, ओरिजिनल लेंथ है, एरिया क्रॉस सेक्शन, स्प्रिंग कांस्टेंट इक्विवेलेंट बोल सकते हो, ठीक है। ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा यंग्स मॉडुलस और टेम्परेचर पे भी। ध्यान से देखो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगा, ठीक है, तो उसका इलास्टिक नेचर धीरे धीरे खोता है, इसीलिए कहते हैं कि इलास्टिसिटी कम हो जाती है, यंग्स मॉडुलस डिक्रीज कर जाता है। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम पे, यानी हम वायर को स्प्रिंग जैसा बिहेवियर लेकर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये एक फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला अभी चुका है, हाफ ऑफ स्ट्रेन, मतलब ये होता है एनर्जी स्टोर इन द स्ट्रेस वायर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर। हाफ ऑफ स्ट्रेस इन स्ट्रेन होता है और इसको हाफ एफ डेल्टा एल है। ये देखिए नीट में यूज हो चुका है 2019 में ये फॉर्मूला। स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया है, वॉल्यूम स्ट्रेन दिया है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये बहुत कम होता है, इसलिए इसमें क्या होता है कि एरर एनालिसिस का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। शियर स्ट्रेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से चेक कर रहा है। पॉइजंस रेशियो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। एक वायर आर एरिया रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर है, सर्कुलर सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल का ऊपर में लेटरल स्ट्रेन है और नीचे में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसके रेशियो को बोलते हैं, ये माइनस लगा रहता है इसे फॉर्मूले में, इसकी वैल्यू होती है 0 से 0.5, प्रैक्टिकल वैल्यू यही होती है, थ्योरेटिकल और भी -1 से भी जाता है। 0.5 होगा सिग्मा की वैल्यू बेटा, तो याद रखना वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इस स्ट्रेच आप करोगे तो ये बताओ मास तो चेंज होता नहीं है, अगर वॉल्यूम आपने कांस्टेंट कह दिया तो डेंसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर डेंसिटी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सिग्मा की वैल्यू 0.5 यानी हाफ आएगा। ये क्वेश्चन बनता है और कभी भी आ भी सकता है, ठीक है। तो हम बात कर लिए इतने देर में काफी है। अब आते हैं, देखिए अब इलास्टिसिटी में एक चीज और है, कोई भी एक्सटेंशन इन द वायर में बात करें, अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए, एक्सटेंशन इन द वायर में हम अगर यूज करते हैं, थोड़ा सा अलग स्लाइड लेते हैं, अपने वेट की वजह से, तो यंग्स मॉडुलस में हमने लिखा था फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो F इक्वल टू वाई अपॉन एल डेल्टा एल। ग्राफिकल क्वेश्चन भी इसमें बनता है। अब देखिए अगर कोई कहता है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन इन द वायर ड्यू टू इट्स ऑन वेट, तो एक्सटेंशन में निकालने के लिए आप खुद के वेट की वजह से एफ एल अपॉन वाई ए लिखे रहे, लेकिन अपने खुद के वेट की वजह से यहाँ एम जी रख देना और इसको मान लेना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने फॉर्मूला यूज किया, तो खुद के वेट के वजह से जो एक्सटेंशन होता है ना, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें डेल्टा एल निकालने के लिए एफ के उसका वेट और एल को हाफ लेंगे क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लेंगे और वाई इंटू ए ले लेंगे। दूसरा एक चीज है ब्रेकिंग स्ट्रेस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन हमारे स्लाइड में लिखा हुआ ना था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है ब्रेकिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द वायर, ठीक है। ये सिर्फ डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल पे, किसी से भी और कोई लेना देना इसको नहीं है, ठीक है। मतलब फॉर गिवन मटेरियल ये फिक्स होता है, चेंज नहीं होता, एरिया क्रॉस सेक्शन लेंथ किस फोर्स अप्लाइड किसी से मतलब नहीं है। बट ब्रेकिंग फोर्स क्या होता है, एरिया के प्रोपोर्शनल चलेगा कि फॉर गिवन मटेरियल कांस्टेंट रहेगा, तो
तो ब्रेकिंग जो फोर्स है, आप अगर इसको एफ यूज करते हो ब्रेकिंग फोर्स को, इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन फॉर गिवन मटेरियल। तो इस पर बनता है क्वेश्चन। और ब्रेकिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई पूछता है कि मैक्सिमम लेंथ कितना हैंग कर सकते हैं वायर ना टूटे, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस उसका दिया रहता है और ब्रेकिंग फोर्स अपने वेट की वजह से ना टूटे मैक्सिमम कितना लेंथ यूज करेंगे। उस केसेस में आप BS लिख दो, ठीक है। और ये मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मैक्सिमम लेंथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। mg आप पर यूनिट अपने वेट की वजह से, पर यूनिट एरिया कट गया। तो ये एक गिवन वायर के लिए मैक्सिमम लेंथ कितना हैंग कर सकते हो ताकि अपने वेट की वजह से ना टूटे, उसका डेंसिटी याद। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब ये बचा हुआ है न्यूमेरिकल आने का। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इंफॉर्मेशन वाली, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, लेकिन मेन पॉइंट्स हमने लिख दिया था। फ्लूइड में चले जाओ तो एब्सोल्यूट प्रेशर, जैसे मान लीजिए कोई फ्लूइड का प्रेशर के बारे में बात कर रहा है, इसमें ज्यादातर कोर्स से हट ही गया है इस हाइड्रोस्टैटिक पार्ट में। कोई लिक्विड है रो डेंसिटी का, बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसके एच डेप्थ नीचे चले जाओ तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा भाई, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, ये आ जाएगा। अब देखिए इसका इसके डिफरेंस को बोलते हैं गॉस प्रेशर, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपनी भाषा में देख लेना, ठीक है। तो हाइट ऐसे ऊपर चले जा रहे हो तो फ्लूइड का प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और नीचे आ रहा है तो बढ़ता जा रहा है। एक हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में एक ऑरिजेंटल लेवल पे अगर एक्सीलरेटेड नहीं है लिक्विड पूरा कंटेनर के साथ, एक ऑरिजेंटल लेवल पे एक ही प्रेशर होता है एक लिक्विड में, ठीक है। और अगर आगे की ओर एक्सीलरेट कर दोगे तो जिधर एक्सीलरेट करोगे उसके डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। एक ही ऑरिजेंटल लेवल पे रहेगा, एल रो ए आता है, ठीक है। मतलब कि हायर और लोअर प्रेशर का डिफरेंस, और ये उठ जाएगा इस तरीके से। तो उसमें भी कहानी, अगर ऐसे एक्सीलरेट कर दोगे आप, एक्सीलरेशन कांस्टेंट अगर ए से, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, और एक ही ऑरिजेंटल लेवल पे एल डिस्टेंस पे है, तो पी ए डिफरेंस पी बी जो होता है ये एल रो ए होता है भैया। एक्सीलरेशन 0 तो दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये एंगल कितना उठता है tan थीटा a बाई जी होता है। तो देखिए हमने बहुत बातें कर लिया इसी में, a बाई जी है, ध्यान रखना बात को। ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं मैकेनिक्स के एप्लीकेशन पे है, तो जरूरी नहीं कि आप इसको देखें, लेकिन बेस फॉर्मूला और मैकेनिक्स आते रहना चाहिए, तो आप सारा चीजें डील कर लोगे। पास्कल्स लॉ क्या कहता है भाई, पास्कल्स लॉ यही कहता है कि कोई एनक्लोज फ्लूइड है, अगर एक जगह आप प्रेशर चेंज कर दोगे ना किसी पॉइंट पे, तो ये प्रेशर का जो चेंज होगा हर एक पॉइंट पे फ्लूइड के, और वो फ्लूइड जहां किसी वाल के कांटेक्ट में है कंटेनर के, उन हर जगह पे उतना ही चेंज हो जाएगा। मतलब सेम चेंज विल बी ट्रांसमिटेड विदाउट डिमिनिशिंग इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। इसका एप्लीकेशन होता है एरोडायनेमिक लिफ्ट, ठीक है, ये होता है। तो इस पे क्वेश्चंस आ सकता है। एरोडायनेमिक लिफ्ट नहीं बोलते इसको, बल्कि हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं, गलती से हमने एरोडायनेमिक लिफ्ट बोल ले गए, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं, सॉरी हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज होता है इसमें। एरोडायनेमिक लिफ्ट कहाँ होता है, इसे बदली दिया गलती से, तो जानी जो भाई रिवीजन है। एरोडायनेमिक लिफ्ट मैग्नेस इफेक्ट में आता है, इसी टॉपिक में आगे की ओर, इसीलिए शायद गलती से मुंह में आया भी। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर है। प्रेशर डिफाइंड कैसे है, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान से रखना है बात को। पॉइंट्स आप रीड कर सकते हो। प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, decreases with height linearly. In non-oscillating fluid, pressure increases with depth and decreases with height. ये वेरिएशन विद डेप्थ का फॉर्मूला लिखा हुआ है वही dp इक्वल टू एच रो जी, डी हाइट पे चेंज होता है, हाइट के साथ जाएंगे तो माइनस लगा दिया, डिक्रीज होना सब। अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन में आ गया, मॉडिफाइड हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन में g में मॉडिफाइड हो गया है, हाइट के साथ में g प्लस से माइनस में आ रहा है। यहाँ पे चेंजेस के बारे में बस आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, स्टेडी फ्लो। हम लोग
के कोर्स में पहली बार। टर्बुलेंट है नहीं, फिर भी सीधे बात करो, जो स्टीडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है वो टर्बुलेंट ही हो, कोई और नहीं होता भाई। स्ट्रीमलाइन में क्या होता है, अगर एक लाइन ऑफ फ्लो पे पार्टिकल जा रहा है फ्लूइड का, तो इसके आगे पहले जाने वाले पीछे से आने वाले क्या सब उस पॉइंट पे एक ही वेलोसिटी से गुजरेंगे, यानी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वही रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। और किसी भी पॉइंट्स पे लाइन ऑफ फ्लो पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है, आने वाले गुजरने वाले गुजर चुके वाले। तो इन्हीं का ये डिटेल दिया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड ऑन द क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये यूज हो चुका है। और ये होता है कि फ्लो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट या मास का फ्लो रेट dm/dt कांस्टेंट होता है। अगर आइडियल फ्लूइड के बारे में हम बात करते हैं तो इनकम्प्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस होता है, इरोटेशनल होता है, ये आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी नहीं चेंज हो। अदरवाइज ये देखिए, ये जो आपने लिखा है ना, वॉल्यूम का फ्लो रेट dv वॉल्यूम इज फ्लोइंग इन dt टाइम, ये थ्रू आउट द ट्यूब कांस्टेंट रहेगा लाइन ऑफ फ्लो पे, ठीक है, वॉल्यूम का फ्लो रेट पर यूनिट टाइम। तो ये इनकम्प्रेसिबल पे भी लगता है और इनकम्प्रेसिबल नहीं है, कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो भी लगेगा, ये ध्यान रखना ये वाला, क्योंकि मास कंजर्वेशन है भाई। कंप्रेस हो जाएगा तो क्या मास थोड़ी ज्यादा कम हो जाएगा, तो ज्यादातर इनकम्प्रेसिबल दिखता है। तो हम लोग इसी को बोलते हैं कि ठीक है भैया, A1B1 इज इक्वल टू A2B2, एरिया क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी ऑफ फ्लो का प्रोडक्ट हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द ट्यूब। स्टेडी फ्लो के लिए बस ये बात तो जरूर ध्यान रखना। अब आता है इसमें बर्नौलीज बाबा। तो बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज क्या कहते हैं भैया, कहते हैं कि किसी भी अगर ट्यूब नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है और ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, और इसमें बात करें तो ये ध्यान रखना, इसमें आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, इसमें कंप्रेसिबल पे नहीं लगता है, क्योंकि कंप्रेस होते समय अगर हो गया तो एक और एनर्जी आ जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल है, जिसका कंसिडरेशन इसमें नहीं किया जाता है। तो किसी भी ट्यूब के थ्रू एक लाइन ऑफ फ्लो पे बात करो कहीं पे भी, तो प्रेशर हाफ रो बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस रो जी एच का सम रहता है कांस्टेंट, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो P बाई रो जी बी स्क्वायर बाई 2g आप प्लस एच का सम कांस्टेंट, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड। ऑरिजेंटल पाइप अगर हो गया, फॉर ऑरिजेंटल पाइप, तो ऑरिजेंटल पाइप में एच वाला टर्म नहीं रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए आप कह सकते हो प्रेशर और हाफ रो बी स्क्वायर का सम कांस्टेंट हो जाता है। अगर वेलोसिटी बढ़ी तो वहां प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। यानी यही है मैग्नस इफेक्ट की कहानी, एरोडायनेमिक लिफ्ट टीसी की वजह से मिलता है। इनके एप्लीकेशंस हैं बहुत सारे, जैसे ब्लोइंग ऑफ रूफ का ब्लो करना, IPMT 14 में आ चुका है इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो जो प्रेशर का ड्रॉप होगा उसके वजह से ही क्या होता है, प्रेशर चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे प्रेशर कम ज्यादा होता है तो नीचे में ज्यादा हो जाता है, ऊपर में प्रेशर वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से कम हो जाता है, इसीलिए नेट फोर्स ऊपर लगता है, ब्लो कर जाता है रूफ। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, अगर कोई कंटेनर है, ठीक है, उसमें अगर होल कर दें हम, इस कंटेनर में अगर होल कर दें ऊपर से स्मॉल h डेप्थ पे, ठीक है, और एरिया क्रॉस सेक्शन ये वाला काफी ज्यादा हो, होल के एरिया क्रॉस सेक्शन स्मॉल a से, तो जिससे ये लिक्विड निकलता है जिस वेलोसिटी से, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। अगर इसको कंसीडर कर दोगे तो आपको डिराइव करना पड़ जाएगा और वापस इसको देखना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स को टॉरिसेलीज लॉ। वेंचुरी मीटर आने का कम चांसेस रहता है, क्योंकि फॉर्मूला इसमें काफी टेढ़ा रहता है और लेंदी रहता है, इसमें आने का चांसेस कम नहीं है, कम है, काफी कम है। फ्लक्स आ सकता है, विस्कोसिटी एक फ्लूइड का नेचर है, जो नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है। ऑपोजिंग फोर्स बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, तो ईटा ए dv/dx, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है dv/dx, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है। और इसमें कुछ बात किया गया है, आप देख सकते हो, ऐसे बहुत जरूरत नहीं है। माइनस बता रहा है कि इसका विस्कस फोर्स रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट लगता है। एरिया सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा, और dx, जैसे मान लो एक लेयर है, ऐसे
ऊपर चलते जाए, नदी का रिवर बेड है तो यहाँ पे वेलोसिटी कम है, आगे जाके वेलोसिटी और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये dx थिकनेस का लेयर क्रॉस करते हैं तो यहाँ v से v प्लस dv वेलोसिटी हो जाती है, उसी को यूज किया गया है। और इसको आप किसी और फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विस्कस फोर्स, अगर कोई स्फेयरिकल बॉडी अगर r रेडियस का है, v वेलोसिटी से चलता है, तो उस पर एक अगेंस्ट में विस्कस फोर्स लगेगा, जैसे वो लिक्विड के लेयर पे फिसलता हुआ नीचे जा रहा है, जस्ट लाइक अ फ्रिक्शन फोर्स। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, विस्कस ड्रैग बोलते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब हुआ कि उस पर बायोंट फोर्स ऊपर लगेगा, स्फीयर पे बायोंट फोर्स ऊपर लगेगा, v डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी जो भी आप सिंबल यूज करते हैं, जैसे डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए रो यूज किया है तो आप रो यूज कर लिया, हमने रोयल लिखा है। इसका वेट mg नीचे लगेगा, विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा। ये तो विस्कस फोर्स देखिए वेरिएबल है, वेलोसिटी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, mg कांस्टेंट है, बायोंट फोर्स कांस्टेंट है। बायोंट ज्यादा था mg, इसीलिए डूब रहा था। एक समय आएगा जो विस्कस फोर्स बढ़ते बढ़ते बायोंट का साथ देकर mg को बैलेंस कर देगा। तो इन इक्विलिब्रियम में ये मैटर बन जाएगा आपका कि बायोंट फोर्स का साथ ही विस्कस फोर्स mg को बैलेंस करेगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाएगा, जिसका फॉर्मूला ये है, आर स्क्वायर पे डिपेंडेंसी है, बाकी सिग्मा और रो, सिग्मा डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी है। तो टर्मिनल वेलोसिटी स्क्वायर के रेडियस का ऑफ स्क्वायर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो इसमें जैसे नीट 18 में पूछा था कि पावर डिसिपेटेड, अगर मान लीजिए पावर निकालना है हमको, तो पावर विस्कस, वो टर्मिनल के केस में, और टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हुआ था तभी पूछा था। पावर डिसिपेशन, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन एक ही बात है। विस्कस फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, 6 पाई ईटा कांस्टेंट है, v टर्मिनल हो गया तो ये आर स्क्वायर हो गया, एक आर इसका आ गया 2, और टर्मिनल एक बार और है आर स्क्वायर, तो आर की पावर 5 था, वो नीट 18 का क्वेश्चन है ये। तो आप ये ऐसी चीजों को, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, बात को। बर्नौलीज प्रिंसिपल हमने बात कर लिया था, इसलिए यहाँ पे ये स्लाइड पे आया हुआ है, आप याद कर रख सकते हो। एनर्जी कंजर्वेशन बेस पे है। प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस टेंशन, सीधे फॉर्मूला बात करो। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ करते हैं फ्री सरफेस पे, ये फ्री सरफेस पे ही ऑब्जर्व होता है लिक्विड के, ठीक है। और रीजनिंग जो है इसका सब इसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की वजह से ही होता है। और ये लेंथ इमेजिन किया सरफेस पे, उसके परपेंडिकुलर फोर्स फील करेगा, तो F इज इक्वल टू T इंटू एल। तो एक ये फॉर्मूला ये आता है, अगर 2 लेयर बन जाता है तो डबल हो जाता है TL। तो ये ध्यान रहे, जैसे निडल है, ये लेंथ का पानी के सरफेस पे बैलेंस हुआ है बिकॉज ऑफ सरफेस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो इसमें एक इधर से लेयर बनेगा, एक इधर से बनेगा, तो T इंटू एल इधर, एक ऊपर आएगा, तो 2TL आ जाएगा उस केस में, निडल की फ्लोटेशन के केस में। और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिफाइंड होता है, अदरवाइज सरफेस टेंशन ये अफेक्ट करता है, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एंड द मीडियम ऑफ द अदर साइड ऑफ द फ्री सरफेस। तो बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में भी कुछ पॉइंट्स लिखे। और एक आता है सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ये तो मेजर करने का तरीका बात कर रहा है। तो इसमें देखिए सरफेस एनर्जी में क्या कहानी है। तो सरफेस एनर्जी में, या आप कह सकते हो कि वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट को कितना करना पड़ेगा, सरफेस एरिया का चेंज अगर कर दिया जाए, सरफेस टेंशन ना बदला जाए, तो फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल, यही क्या एनर्जी स्टोर हो जाती है एज ए सरफेस एनर्जी के फॉर्मेट में। तो ये फाइनल एरिया अगर बढ़ता है ना, जैसे स्प्रे कर दिया एक ड्रॉप को कई सारे मल्टीपल ड्रॉप्स में, तो फाइनल सरफेस एरिया अगर बढ़ गई तो वर्क डन एक्सटर्नल पॉजिटिव आएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, सीधी सीधी बात है। और अगर कोएल्स कर गया कई सारे ड्रॉप, तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो फाइनल एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एनर्जी क्या हो जाएगा, एक तरह से रिलीज हो जाएगा, यानी स्प्रे करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाएगी तो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना, इसी पे फॉर्मूला आता है, डिफाइन कर सकते हो आप वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया से सरफेस टेंशन को एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, आइसोथर्मल कंडीशन में बात करते हैं सीधे सीधे। देखिए इनिशियली अगर एनर्जी ज़्यादा है, अब फाइनली कब हो जाएगा, तो एनर्जी रिलीज हुआ है, इनिशियली
कम था, फाइनली ज्यादा हो गया तो एब्जॉर्ब कर लिया। ये बात याद रखना कब किस केस में क्या लगाना है। एक्सेस प्रेशर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक लिक्विड ड्रॉप है, तो आर रेडियस का लिक्विड ड्रॉप है, सरफेस टेंशन टी है अगर इसका, तो इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, इसी के अंतर को ये बोलते हैं पी इन डिफरेंस पी आउट। कॉनकेव साइड ये है अंदर वाला, और ये कॉन्वेक्स साइड है। हमेशा हर केस में कॉनकेव साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है कॉनकेव साइड से, सॉरी कॉनकेव साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है कॉन्वेक्स साइड से, ठीक है। तो ये कॉनकेव साइड ऑलवेज ज़्यादा होता है किसी भी केस में, एयर बबल अगर पानी के अंदर है तो भी। दो लेयर बनने की वजह से सोप बबल के केसेस में ये डिफरेंस 40/R होता है, डबल का फैक्टर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल में हमेशा डबल का चक्कर बना रहेगा। जितना छोटा रेडियस होता है बबल का उतना ही ज़्यादा एक्सेस प्रेशर होता है, जान चुके हो, ये आया भी है नीट में लेटेस्ट में क्वेश्चन। और अगर एक्सेस प्रेशर का ग्राफ बनाते हैं हम रेडियस के कंपेरिजन में, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ये लिखा है जो हम बोल रहे थे। कैपिलरी रिएक्शन में क्या होता है भाई, देखो कैपिलरी ट्यूब है, देखिए राइज करेगा फॉल करेगा डिपेंड्स ऑन द कांटेक्ट एंगल। कांटेक्ट एंगल क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड और सॉलिड में जहाँ टेंजेंट लाइन खींचते हैं लिक्विड के अंदर में, वहाँ और सॉलिड के सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसको कांटेक्ट एंगल बोलते हैं। अगर एक्यूट है तो राइज करेगा, ऑब्ट्यूज है तो ड्रॉप करेगा। सब केसेस डिस्कस किया है। फॉर्मूला ये होता है 2t cos थीटा बाई स्मॉल आर हो जी। और अगर स्मॉल आर रेडियस ऑफ द ट्यूब है तो स्मॉल रेडियस जितना पतला रहेगा एच ज़्यादा आएगा। फॉर अदर कंडीशन सेम, वही लिक्विड वही सरफेस टेंशन, ठीक है। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस के टर्म में लिखोगे तो 2t बाई कैपिटल आर हो जी, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस। जैसे ये मिनिस्कस बना कॉनकेव, तो ये इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रहा, ठीक है। कॉनकेव अगर मिनिस्कस ये बनता है, ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट आएगा। और मरकरी और ग्लास कॉम्बिनेशन पे ये कॉन्वेक्स बनता है, तो ऑब्ट्यूज बनता है मरकरी और ये ग्लास के केस में, ये पानी के केस में है और वही सेम ग्लास है। इस पर आता है क्वेश्चन, एक शॉर्टकट बता दे रहे हैं। अगर आर रेडियस का है, मान लीजिए कितना अमाउंट ऑफ पानी चढ़ा मास, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये रेडियस होता है। अगर डबल करोगे रेडियस ट्यूब का, वही ग्लास ट्यूब है वही पानी है वही सरफेस टेंशन, तो डबल का को करोगे तो 2 मास का मास राइज करेगा, आधा करोगे तो आधा मास राइज करेगा। डायरेक्ट शॉर्टकट है ये बेटा, ये याद रखना, नीट 2020 में यूज हो चुका, आपको पता होगा, ठीक है। अगर इनसफिशियंट ट्यूब पड़ जाएगा तो गिरेगा नहीं फुब्बारे के तरफ, फाउंटेन के तरफ जाके स्टे कर जाएगा, ठीक है। ये मैनेजमेंट होता है इसका काम इसके थ्रू। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये बढ़ के फ्लैट होके और हाइट राइज को मेंटेन कर लेता है, इस वजह से ऐसा होता है इसमें। तो इनसफिशियंट में जैसे जीरो ग्रेविटी में ले जाओगे तो इस हिसाब से जीरो हो जाता है, क्या इसे इन्फिनिटी चढ़ेगा नहीं, जाके जितना भी अवेलेबल हाइट होगा वहीं तक चढ़ता है वहीं रुक जाएगा। यही इसके आंसर्स होते हैं। और कांटेक्ट एंगल क्या होता है, देखिए जितना ही ऑब्ट्यूज रहेगा ना उतना ही इसका मतलब भीगने का नेचर नहीं होगा, मतलब वाटर प्रूफिंग नेचर आने लगेगा। इसीलिए वाटर प्रूफिंग एजेंट मिलाया जाता है। जैसे रेनकोट बना रहे हैं, वही पानी है रेनकोट पे नहीं चिपकता, वही पानी कागज पे चिपक जाता है, कपड़े पे चिपक जाता है। तो जहाँ नहीं चिपकेगा, भिगा नहीं पाएगा, वहाँ पे कांटेक्ट एंगल ऑब्ट्यूज होता है। यानी कांटेक्ट एंगल बढ़ाने के लिए हम क्या लगाते हैं, वाटर प्रूफिंग एजेंट मिलाते हैं पेंट वगैरह में, घर की दीवारों को पेंट करने के लिए, वाटर प्रूफिंग करने के लिए। और अगर वेटिंग नेचर बढ़ाना, जल्दी भीग जाए, तो वो कांटेक्ट एंगल घटाने वाला उसमें केमिकल मिलाते हैं, वो मिलाने से कांटेक्ट एंगल रिड्यूस हो जाएगा, बल्कि इसको वेटिंग एजेंट्स बोलते हैं। ये जैसे है हेयर डाई होता है, बाल रंगने वाला, भाई रंगते होगे नहीं अभी भले, तो रंगने के लिए ये किया जाता है। और इसमें क्वेश्चन जो आता है आप बस याद रखो, थर्मल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं और कहानियां हैं। कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर मॉलिक्यूलर कोरिजन के थ्रू होता है, एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है। थर्मल कंडक्शन जस्ट लाइक समझ लो रॉड को आप रेजिस्टेंस समझ के चलो और सीधे से फॉर्मूला याद रखो
कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ये होता है जैसे हीट करंट भी है, इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो को, जैसे आई इक्वल टू बी बाई आर होता है, बी इक्वल टू आई आर से, तो टेम्परेचर डिफरेंस हाई माइनस लो अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस आर। आर का फॉर्मूला है जैसे एक्स लेंथ ले लो, एक्स अपान के, एल अपान के, जो भी आप पढ़ते होगे आप, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का के को बोलते हैं। ये मटेरियल डिपेंडेंसी होता है, ठीक है। और एरिया क्रॉस सेक्शन से ये थर्मल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लेकर सीरीज ऑफ पैरेलल जितना भी आप पढ़ते हो ना वैसे ही लगाओ, समझ लो आपका काम हो जाएगा। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर, गर्म करोगे हल्का हो जाएगा, हल्के होने से बाइंड फोर्स के ऊपर उठेगा पार्टिकल, जैसे वाटर मॉलिक्यूल से बॉइलिंग प्रोसेस है। और नेचर में जो क्लाइमेट मेंटेन होता है, सी बेस फॉर्म, ठीक है, ये सारा चीज़ें इसी पे बेस्ड है। रेडिएशन में कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी कंडक्शन कन्वेक्शन को के थ्रू हीट को अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी भाई। तो अब देखिए इसमें के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी होता है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट से ही निकाला जाता है, तो आपको याद करना है, आप याद भी रख सकते हो इसमें। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बताया गया है। और बाकी इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रेट, देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में अगर बात करें सीधे सीधे तो आप कह सकते हो कि रेट ऑफ कूलिंग मतलब dt टेम्परेचर गिरता है dt टाइम में, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। एक कोई कांस्टेंट आ जाता है, इससे काम हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियली टेम्परेचर गिरता है इसमें, कूलिंग के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू कूलिंग हो रहा है। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, जो वर्किंग फॉर्मूला है, उस पर ज़रा एक बार बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वर्किंग फॉर्मूले पे हम बात करना चाह रहे हैं। तो वर्किंग फॉर्मूला इसमें नहीं दिख रहा है तो हम इसको आपको बता दे रहे हैं। तो न्यूटन्स लॉ में अगर कोई बॉडी, इफ बॉडी कूल्स फ्रॉम θ1 से θ2 डिग्री सेल्सियस, ठीक, इन टाइम t, तो रेट ऑफ कूलिंग मतलब θ1 से θ2 टेम्परेचर गिरा इन टाइम t में, तो ये कोई कांस्टेंट है। और थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर। थीटा एवरेज क्यों लिया गया है? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बदलता है तो रेट ऑफ कूलिंग चेंज होता है, इसलिए एवरेज को लिया जाता है। तो ये वर्किंग फॉर्मूला है, ठीक ठाक रेंज के लिए काम कर जाता है, लेकिन जितना ही टेम्परेचर का गिरने का रेंज कम होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। अदरवाइज आप इंटीग्रेट करके निकाल रहे होते। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में जो ये टाइम के साथ कूलिंग होता है, टेम्परेचर गिरता है, वो मान लीजिए आप लेकर चले थे T1 टेम्परेचर, गिरते गिरते सराउंडिंग पर जाते ही कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये सराउंडिंग टेम्परेचर ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल है टेम्परेचर डिक्रीज करने का। तो ये वर्किंग फॉर्मूला न्यूमेरिकल आ चुका है 16 में भी, 13 में भी, तो नीट में आ चुका है। तो ये याद रखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो रेडिएशन लॉ है और भी बाकी इसमें बात अगर कर रहे थे तो देखिए यहाँ पे था एक इमिसिव पावर, एनर्जी इमिटेड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कह सकते हो रेडिएशन एनर्जी इमिटेड है, पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया कर सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ब्लैक बॉडी है तो यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज होता है मात्र। और अगर ब्लैक बॉडी नहीं है तो एक इमिसिविटी का फैक्टर आ जाता है, और इमिसिविटी सरफेस का नेचर पे डिपेंड करता है, रफनेस, डिग्री ऑफ रफनेस, स्मूथनेस पे। ब्लैक बॉडी के लिए 1 लेते हैं नॉर्मली, क्वेश्चन अभी तक नीट में ब्लैक बॉडी का ही आया है, ठीक है। ये कोई ऑर्डिनरी बॉडी है जो ब्लैक बॉडी नहीं है तो उसकी इमिसिविटी दिया रहता है। मतलब इमिसिविटी होता है कि ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी कितना इमिट या एब्जॉर्ब करती है। बाकी हमें पता है कि बेटर गुड एब्जॉर्बर गुड ऑफ हीट रेडिएशन इज ऑल्सो गुड इमिटर ऑफ दैट हीट रेडिएशन। बैड इमिटर तो बैड एब्जॉर्बर, ठीक है। तो पावर इमिटेड बात करेंगे तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। देखिए ये है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इमिसिव पावर को लिखा है, और
अब देखिए पावर इमिटेड का फॉर्मूला लिखा है, तो पावर इमिटेड विद सराउंडिंग है, तो ई ए सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ बॉडी केल्विन में टी नॉट की पावर 4। तो ये बेस फॉर्मूला है, ये विद सराउंडिंग है, विदाउट सराउंडिंग है तो टी नॉट को उड़ा दो, आप गैप कर दो। रेट ऑफ हीट फ्लो, पावर ट्रांसमिटेड, एक ही बात है, वाया रेडिएशन। परफेक्टली ब्लैक बॉडी में, ठीक है, स्मॉल ई इमिसिविटी 1 हो जाएगा। और अगर ये बात करते हैं इमिसिव पावर करो तो पावर पर यूनिट एरिया होता है। इमिसिव पावर देखो एरिया पे इंडिपेंडेंट होता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान नहीं, सब नोटिस करने वाली चीज है, इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। सराउंडिंग के साथ वाला बहुत पुराना हो चुका है, नहीं आया है, डायरेक्ट आया हुआ है सिंगल बॉडी विदाउट सराउंडिंग। बहुत सारे चीजें हैं। एब्जॉर्प्टिव पावर ये डायमेंशन लेस होता है और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, टोटल एनर्जी कितना गिरा, इनके रेशियो बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक बॉडी का ये 1 होता है एब्जॉर्प्टिव पावर, और एब्जॉर्प्टिव पावर ही इमिसिविटी बोलते हैं, एक ही चीज होता है। ये न्यूमेरिकली याद रखना सारी चीजें, ये सब चीज दिया हुआ आप याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में बात करें तो लीनियर एक्सपेंशन में बात करते हैं चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, अल्फा टेम्परेचर का चेंज, आप जो भी यूज करते हो, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मटेरियल डिपेंडेंसी होती है इसकी। और सुपरफिशियल एरियल एक्सपेंशन सिमिलर फॉर्मूला है, अगर बढ़ाते हैं टेम्परेचर तो लेंथ बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो घट भी जाएगा, याद रखना। तो गामा अगर आइसोट्रोपिक ऑब्जेक्ट है तो ये रेशियो मेंटेन होता है 1 to 3, गामा इज 3 times ऑफ अल्फा, बीटा इज 2 times ऑफ अल्फा। बेसिक पे बात कर रहे हैं अभी। थर्मल स्ट्रेस, थर्मल इफेक्ट की वजह से दो दीवारों के बीच में लेंथ, अगर एल लेंथ का रॉड रख देते हैं तो स्ट्रेस जो सेटअप होता है उसको थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इसमें स्ट्रेस जो डेवलप होता है बेसिकली, कितना फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर बात कर ले थर्मल स्ट्रेस के बारे में हम बात कर ले तो ये होता है वाई अल्फा डेल्टा टी, टेम्परेचर का चेंज, ठीक है। तो फोर्स जो एंड पे जनरेट होगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी, टेम्परेचर का चेंज। अब इसमें क्या है कि ये एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट गामा एपरेंट जो देख रहे हो आप, इस पे आ सकता है एक रियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट और एक सॉलिड का। जो रियल मतलब किसका, ये लिक्विड के लिए होता है, लिक्विड का सॉलिड के रिस्पेक्ट में कितना आता है रिलेटिव, दोनों का डिफरेंस को बोलते हैं बेसिकली गामा एपरेंट। अब इसमें ये टेम्परेचर स्केल के बारे में, कोई भी टेम्परेचर स्केल हो, जैसे डिग्री सेल्सियस, इसका एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है, एक अपर फिक्स पॉइंट होता है। तो टेम्परेचर का नाम लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, ये अपर फिक्स पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, और ये लोअर फिक्स पॉइंट का डिफरेंस, ये हर स्केल के लिए सेम होता है। जैसे फ़ारेनहाइट में 32 लोअर स्केल होता है, पर ये होता है लोअर, ये होता है केल्विन में आपको सबको होता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का कनेक्शन ज़्यादातर आता है C/5 -32/9, यही कटा के ही आया है, ठीक है। और सेल्सियस और केल्विन में चेंज के बात करेंगे तो सेम होता है, इसमें अलग आएगा, आप निकाल के भी देख सकते हो, ग्राफ भी देख सकते हो। जैसे हमने लिखा C/5 = F-32/9, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है। तो y = mx, किसको y एक्सिस पर रखते हैं उसके अकॉर्डिंग ग्राफ भी बनता है, एनसीईआरटी में गिवन है, देख सकते हो आप। लेकिन ग्राफिकल चीजें क्या है कि मौके पे ही बात करना चाहिए कि किसके बीच में ग्राफ खिंचवाया है। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड या रिलीज पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा और स्टेट ऑफ सब्सटेंस सॉलिड है कि लिक्विड फेज में हो, किस में हो, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और बाकी अगर टेम्परेचर का चेंज होता है, अगर क्यू हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होता है तो MC डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर चेंज प्रोसेस होगा, कैलोरीमेट्री में यूज होता है तो ये होगा। और अगर लेटेंट हीट का स्टेट चेंज का प्रोसेस है तो Q = ml यूज होता है, तीसरा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, वेपराइजेशन है, क्या है,
ये बात यूज़ करना है। कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे सीधी बात है। दो अलग अलग टेम्परेचर पे होगा तभी हीट का एक्सचेंज होगा, क्योंकि हीट एनर्जी कंटेंट ऑफ एनर्जी नहीं होती है, जो इंटरनल एनर्जी होता है वो कंटेंट ऑफ एनर्जी होता है, और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो फ्लो के दौरान ट्रांजिट में डिफाइंड होती है हीट एनर्जी। तो एक बॉडी जितना हीट रिलीज करेगी उतना ही दूसरी वाली बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगी, इसीलिए बोला गया हीट एक्सचेंज का अमाउंट सेम होता है। हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं हीट लॉस्ट और गेन, कोई ऐसा स्टॉक नहीं था कि गेन कर लिया और आपने लूज कर दिया। ये एक बोलचाल की भाषा में समझने के लिए बोला जाता है। सही भाषा टेक्निकल यही है कि अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन द टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर विल बी सेम, सीधी सी बात है। तो इसमें क्या होता है कि आपका स्टेट चेंज प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और हीट और टेम्परेचर का चेंज। अगर आपने हीट एब्जॉर्ब किया है, बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, अगर हीट एब्जॉर्ब किया तो जरूरी नहीं है उसका टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो पक्का हीट एब्जॉर्ब किया है, ये याद रखना। क्योंकि ड्यूरिंग द स्टेट चेंज प्रोसेस टेम्परेचर नहीं बदलता, आपको पता होगा। लेटेंट हीट भी स्टेट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। थर्मोडायनिक्स में अगर बात करें तो देखिए मेन यही है कि जो भी हीट का एक्सचेंज है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसका कुछ हिस्सा इंटरनल चेंज में और बाकी वर्क डन में। और अगर सीधे से बात किया जाए ना, बिना कुछ इसमें बात किया डिटेल, तो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन पीडीवी फ्रॉम इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। वर्क डन बाई द गैस इज टेकन टू बी पॉजिटिव, हम लोग फिजिक्स में ऑन द गैस पर निगेटिव लेते हैं, जब कोई ऐसी बात पूछे तभी बताना है, ठीक है। ये पार्ट डिपेंडेंट होता है वर्क डन। ये इंटरनल का चेंज जो होता है ये पार्ट इंडिपेंडेंट है, ये स्टेट फंक्शन होता है। एन सी वी डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल। सी बी क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ आर बाई 2, ये है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब इन डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक में 3 लेता है, डायटॉमिक में 5, अबाउट हाई टेम्परेचर वेरी हाई पे अगर वाइब्रेशन कंसीडर करेंगे तो 5 जगह 7 यूज करते हैं, बाकी कोई यूज नहीं होता, कोई फालतू की चीजें जानने से जरूरत नहीं है। और अगर कोई इंटरनल का बेस फॉर्मूला होता है हाफ एन एफ आर टी, इसी से आया हुआ है, और ये नीट 2018 में इस पे क्वेश्चन आ चुका है, जेई का क्वेश्चन था। तो दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो हम लोग क्वासी स्टैटिक वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, और जनरली हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस को कंसीडर करके पढ़ते हैं। बाकी इरिवर्सिबल प्रोसेस नेचर में सारे ही होते हैं, ऐसे देखा जाए रियल प्रोसेस। तो रिवर्सिबिलिटी अगर बात करें, इरिवर्सिबिलिटी के बारे में बात करें, तो इरिवर्सिबिलिटी तो लॉ का नेचर है भाई, ठीक है। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल थॉट है एक तरह से कहा जाए तो। बाकी आप सारा बना सकते हो, ये निकालना दोनों जोड़ दो उठा के, तो आप इसमें बात करते एक भी अब देखिए यही लिखा गया है इसमें, एनर्जी कंजर्वेशन पे फर्स्ट लॉ बेस करता है, इसका बेस वही है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बारे में जो कुछ थ्योरेटिकल चीज लिखा है ये आप जरूर एक बार देख ले, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब एनसीईआरटी में पॉइंट्स है, अभी तक यूज नहीं हुए हैं। इन फाइनाइट सिमली स्लो प्रोसेस सिस्टम रिमेन्स इन थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग थ्रू आउट प्रोसेस। तो इसमें आप बात कर सकते हो, मतलब कि कोई हीट डिस्पे मतलब किसी भी टाइप की एनर्जी डिस्पेशन फ्रिक्शन वगैरह नहीं होता है। पिस्टन अगर गैस को एक्सपेंड करते हैं, पिस्टन मूव कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन का एनर्जी का लॉसेस नहीं मानते हैं। 22 लाख 50 लाख ये पुराना हो गया है, आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात है पीवी जिंदाबाद, आप ऐसे ले सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स से एन स्मॉल एन, इसमें कई फॉर्मेट होते हैं, आप यूज कर सकते हो। गैस कांस्टेंट, एवोगाड्रो नंबर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का प्रोडक्ट को बोलते हैं, तो आप इस मल्टीपल फॉर्मेट यूज करके बना सकते हो। स्पेसिफिक हीट और डिग्री ऑफ फ्रीडम में कनेक्शन, ये देखिए पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए जो लिखा गया है दिस इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, और कहीं दिया भी नहीं है तो सावधान रहना। सॉलिड में भी स्पेसिफिक हीट के बारे में बात किया गया। मोलर मिक्सर मासेस के लिए सीबी मिक्सचर सीपी मिक्सचर का ये फॉर्मूला लिखा है,
और गामा का भी हमने फॉर्मूला जैसे आप लिख सकते हो चाहो तो गामा के लिए फॉर्मूला हम चाहें तो यहाँ ऐड कर ले, तो आप यूज कर सकते हो जैसे N1 मोल्स N2 मोल्स, ठीक है, अपान गामा मिक्सचर, ये आ चुका है भाई, मिक्सचर का गामा -1, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक गैस जिसका गामा 1 है, मोनोटॉमिक या डायटोमिक है दूसरा, और ये है गामा 2 -1, ये चलता रहेगा सीरीज। गामा मिक्सचर निकालने के लिए गामा होता है 1 + 2/f डिग्री बाय ऑफ फ्रीडम से कनेक्शन है, तो ये सबका गामा CP/CV का रेशियो होता है, CP - CV फॉर आइडियल गैस, R होता है मेयर्स रिलेशन बोलते हैं, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें। अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, इनवर्स ग्राफ बनता है प्रोपोर्शनल का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका स्लोप आप निकाल सकते हो, तो dP/dV जो स्लोप होता है ये होता है -P/V के बराबर, आइसोथर्मल प्रोसेस में लिखा। अगर यही बात एडियाबेटिक में लिखोगे तो गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल होता है। आइसोबारिक कोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो वर्क डन तो होगा नहीं इसमें, तो फर्स्ट लॉ लगाओगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आएगा वही जो आएगा डेल्टा यू के बराबर होगा, डेल्टा यू का फॉर्मूला स्टैंडर्ड है NCB डेल्टा टी, सारे प्रोसेस में ही लगाएंगे। आइसोथर्मल में चूंकि टेम्परेचर बदलता है ना, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 हो जाएगा, तो जो भी क्यू हीट एक्सचेंज होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। वर्क डन कैसे निकालेंगे आइसोथर्मल में, आप nRT लॉग फाइनल वॉल्यूम अपान इनिशियल वॉल्यूम होता है, और प्रेशर में अगर लिखना है उल्टा लिख दो, nRT ln इनिशियल प्रेशर ऊपर कर दो फाइनल, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है इसका, ध्यान रखे बात को। आइडियल गैस इक्वेशन का यूज बहुत है बेटा। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो पीवी nRT लगा देते हो अगर, और फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर कांस्टेंट तो B प्रोपोर्शनल टू T, तो VT ग्राफ में अगर टेम्परेचर केल्विन है तो NR/P जो है वो स्लोप होगा tan थीटा, तो tan थीटा इस VT ग्राफ पे जो आएगा वो NR/P आएगा। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही कम एंगल का ग्राफ बनेगा फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस, अदरवाइज उस पर भी असर है। तो इसमें भी आप सोच सकते हो। आइसोबारिक में आप अगर बात करो तो वर्क डन के बारे में, तो वर्क डन है आइसोबारिक में P डेल्टा B फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, PV जगह nRT यूज करो, P और B का प्रोडक्ट nR30 फाइनल डिफरेंस T इनिशियल। आप सारे फॉर्मूले याद रखो। एडियाबेटिक में क्या होता है dP/dV, अगर एडियाबेटिक ग्राफ का स्लोप लेते हैं तो इसका स्लोप गामा टाइम्स dP/dV फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है, ठीक है। ये रिलेशन होता है TV रिलेशन, PV रिलेशन, TP रिलेशन, सब लिखा हुआ, ये याद रहे, एकदम मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस पहचानो, काफ़ी क्विक प्रोसेस होता है, ठीक है, हीट एक्सचेंज इसमें नहीं होता है, तो जो भी डेल्टा यू होगा वही वर्क डन का उल्टा लिख दो, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला पहले से पता है, आप डायरेक्टली लिख दो वही है, माइनस लगा दो वर्क डन निकल जाएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस सडन प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है, सडन होता है क्विक प्रोसेस को, ये पहचान है, आ चुका है नीट में। रेफ्रिजरेटर में तो कोर्स में ऐसा नहीं है, बट आप हीट इंजन का फॉर्मूला, एफिशिएंसी का बेस फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है, और इस फ्लो को याद रखो, काफ़ी अच्छा है एफिशिएंसी का। कार्नोट हीट इंजन का साइकिल में कौन इन्वॉल्व होता है, ये प्रोसेस का नाम याद रखो, 1 - TL/TH होता है, ये सिंक का टेम्परेचर है, ये हॉट सोर्स का टेम्परेचर, हीट का फॉर्म में लिखा है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन है। आप देखिए अवोगाड्रोस नंबर जो है, ये डाल्टन्स लॉ, बायल्स लॉ, आइडियल गैसिफिकेशन का ये सारा फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो इसमें हम फॉर्मूले को डिस्प्ले कर रहे हैं बस। KTG में कुछ एजम्पशंस है, ये लैम्डा मीन फ्री पाथ है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इन 2 सक्सेसिव कोलिजन, 1/√2 पाई d², n स्मॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मॉलिकुलर डेंसिटी बोलते हैं। प्रेशर एग्जेट का फॉर्मूला है ये 1/3 रो VRMS², VRMS का फॉर्मूला, और ये एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है नीट में, ठीक है। तो RMS स्पीड का जो फॉर्मूला है आप ऐसे भी लिख सकते हो, √3P/ρ √3 RT/कैपिटल M,
ठीक है। तो आरएमएस स्पीड का जो फॉर्मूला है √3 आर टेम्परेचर इन केल्विन अपान कैपिटल एम मोलर मास है, और 3 kT अपान स्मॉल एम एक मॉलिक्यूल का मास है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का भी इसमें फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होगा आई थिंक। बाकी एक लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। थर्मल टोटल एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ½ kT एनर्जी होती है। इसी के थ्रू हम फॉर्मूला वो लिखे थे टोटल एनर्जी n मोल आइडियल गैस के लिए, जिसमें f डिग्री ऑफ फ्रीडम था, उसी आधार पर लिखा हुआ रिजल्ट आप यूज कर सकते हो। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे, अगर प्रेशर बढ़ाओगे किसी आइडियल गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो डेंसिटी पे बढ़ जाएगी, चेंज नहीं होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे है। एवरेज स्पीड सारा स्पीड जोड़कर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो। ये जो फॉर्मूले हैं ये एवरेज स्पीड का है, ठीक है। और ये है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ऐसे जिनकी जिस स्पीड को पोजेस करने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, ठीक है, और सब √T के प्रोपोर्शनल है। इसमें सबसे ज्यादा गिवन गैस के लिए गिवन टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा आरएमएस होता है, देन एवरेज होता है, और देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। मतलब कि राम का नाम याद रख लो, राम एक लड़का है, ठीक है, उसका आर सबसे ज्यादा है, ए से ज्यादा है, ए ज्यादा है एम से। यह है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का। टेम्परेचर बढ़ाने से हर स्पीड बढ़ जाएगी, टोटल मॉलिक्यूल्स तो वही रहेंगे, और इस एरिया ग्राफ का टोटल मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट करेगा, इसीलिए एरिया वही मेंटेन करने के लिए इसका पीक डिप कर जाएगा। पीक मतलब मैक्सिमम जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो स्पीड को प्रोसेस कर रहे थे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पहले कम थी अब बढ़ गई है। तो इस तरीके से आ जाते हैं हम लोग ऑसिलेशन में। ऑसिलेशन में बेस्ट फॉर्मूला क्या है, ऑसिलेशन होता कहाँ है भाई बेटा, ये याद रखो, ऑसिलेशन कहाँ होता है। ऑसिलेशन होता है जहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलता है किसी सिस्टम में, ठीक। रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा तो ही पॉसिबल है। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम किसी सिस्टम में नहीं है तो कोई भी ऑसिलेशन की गुंजाइश नहीं है, पहली बात, ठीक है। इसीलिए जब भी कोई फोर्स टॉर्क दे उसको 0 लिख दो और पता कर लो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ था, ठीक है। लीनियर ऑसिलेशन में फोर्स को 0 लिख दो, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो, ठीक है। वही सेंटर ऑफ ऑसिलेशन मीन पोजीशन बोला जाता है। रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा तो ऑसिलेशन करेगा, लेकिन अगर रिस्टोरिंग फोर्स का नेचर, अगर रिस्टोरिंग फोर्स का नेचर लीनियर है, ठीक है, तो वो एसएचएम करेगा, ठीक है। हार्मोनिक फंक्शन से डिफाइंड हो जाता है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखते हैं। तो अगर बात करें तो एसएचएम का ये रिलेशन है किसी भी फोर्स रिस्टोरिंग का। ये देखो ये एसएचएम का है कहानी। अगर एक के जगह 3 पावर है और के कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है, तो भी ऑसिलेशन होगा, बट एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम का कंडीशन है लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स का नेचर, और टॉर्क के केस में लीनियर रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन, इसीलिए फोर्स रिस्टोरिंग ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन लगेगा, जाहिर सी बात है। एक्सीलरेशन होता है -ω²x, ठीक है, जिधर फोर्स होगा उधर तो एक्सीलरेशन होगा। ओमेगा होता है √k/m, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, मास ऑसिलेशन है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दुनिया में जिसको भी एसएचएम प्रूव कर देगा उसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k का, भले वो स्प्रिंग ही क्यों ना हो। तो ये फिक्स रिजल्ट है। और इक्वेशन ऑफ एसएचएम अगर हम बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं जनरल हार्मोनिक फॉर्मेट में, x = a sin ω t प्लस फाई नॉट इज इनिशियल फेज, t = 0 पे, a एम्पलीट्यूड है मीन पोजीशन से आइदर साइड में जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी वैल्यू, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू यही है, ये पूरा फेज बोलते हैं, इसको पूरा फेज बोलते हैं, एक्स डिस्प्लेसमेंट ही है। अगर इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, ऑब्वियसली a ओमेगा कॉस का साइन बन जाएगा। डिपेंड करता है कि हार्मोनिक फंक्शन साइन यूज करते हो एक्स पे कि कॉस यूज करते हो, ठीक है। दूसरा इसको अगर हम इस फॉर्मेट में लिखें तो ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस, ये सब के क्वेश्चन आ चुके हैं, वेलोसिटी एट एनी टाइम
भी ये वाला है, ये किसी पोजीशन x के लिए है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इसके वेलोसिटी और x के बीच में इलिप्स का ग्राफ बनता है और सर्किल बनेगा जब ओमेगा 1 हो जाएगा। ठीक है, एसिलेरेशन एक बार और डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में तो यही आ जाएगा वापस एसिलेरेशन, और x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, निगेटिव स्लोप वाला है, स्लोप आए इसका निगेटिव, यही है माइनस ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है। अब ग्राफिकल बात करेंगे तो अगर ये इनिशियल फेज 0 लेंगे तो साइन से स्टार्ट हो जाएगा, साइन का ग्राफ बनेगा तो उसका ग्राफ एसिलेशन x का एसिलेशन टाइम का ग्राफ बनाएंगे, तो जो xt बनाएंगे उसका ठीक उल्टा उलट देंगे। ठीक है, फेज एंगल आप ध्यान से देख सकते हो, और वेलोसिटी का अगर बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है, इसलिए ग्राफिकल चेंजेस बहुत होता है इसमें, तो आप याद रख सकते हो। बाकी ये सब लिखा कहानियां वही है। मैक्सिमम स्पीड वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, एसिलेशन ओमेगा स्क्वायर, ए मैक्सिमम होता है, मैग्नीट्यूड है इसका एसिलेशन का। तो कुछ चीज़ें याद रखना है आपको, और ये डिफरेंशियल के फॉर्मेट में एसिलेशन को सेकेंड डेरिवेटिव के टर्म में लिख दिया गया है। और ये है कुछ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, कुछ नहीं आप एम बी स्क्वायर होता है भाई, और इसमें कोई ग्राफिकल वेरिएशन दिखाया गया है, किस रेफरेंस में लिखा गया है आपको ध्यान देना पड़ेगा। फेज डिफरेंस और टाइम लैग डिफरेंस में ये रिलेशन लिखा गया है, मैथमेटिकल होता है, और दो एसएचएम को सुपरपोज करने के लिए जो वेक्टर मेथड का यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है इसमें। ठीक है, और स्प्रिंग वाले पेंडुलम में फॉर्मूला तो यही लगेगा, अगर सीरीज में ग्रुपिंग है तो पैरेलल की तरह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं, और पैरेलल में है तो सीरीज की तरह। अगर इस ब्लॉक को बीच में लग जाए, अगल बगल स्प्रिंग लगाएंगे तो पैरेलल कहा जाएगा। पैरेलल में क्या होता है, एक्स सेम होता है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन दोनों सारे स्प्रिंग में। इसमें स्प्रिंग फोर्स सब सेम होता है सीरीज में। अगर शॉर्ट लेंथ पेंडुलम है 2π√L/g टाइम पीरियड होता है, लेकिन अगर लेंथ अगर कंपेरेबल है रेडियस ऑफ अर्थ के तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, 2π अलग होता है वहाँ पे, उसको आप याद कर सकते हो। अगर याद है तो ठीक है, 1 ऊपर रहता है, नीचे में g रहता है, 1/L + 1/r, तो वो ठीक है, याद होगा तो अच्छा बात है। बट हमारे कोर्स में सिंपल पेंडुलम 2π√L/g है। अगर मान लीजिए पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम को अगर आप एक्सीलरेट कर दिए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहाँ से टांगे हो, अगर इसका एक्सीलरेशन a इधर है तो इफेक्टिव जो g आ जाएगा ना, ये आता है मॉड ऑफ एक्सीलरेशन g डिफरेंस वेक्टर a। ठीक है, मतलब ये है g² + a² और -2ga cos थीटा, वेक्टर डिफरेंस g और a के बीच में एंगल है थीटा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का एक्सीलरेशन a है। तो ये ध्यान रहे इसमें मतलब ये समझ लो, अगर आप ऑरिजेंटल एक्सीलरेट करते हो तो √g² + a² आ जाएगा g इफेक्टिव में फॉर्मूले में। तो आप सिंपल पेंडुलम के लिए फॉर्मूला आप मॉडिफाई करके आप लिख सकते हो 2π√L/g इफेक्टिव के टर्म में। यही एक बचा है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस रखता है। ये फिजिकल पेंडुलम वगैरह यूज नहीं है, बट आप याद रख सकते हो, वेव्स में आते हैं। इसमें मेन इक्वेशन वेव्स के कुछ टाइप से पहले तो, और अगर डिस्प्लेसमेंट वेव के इक्वेशन पर जाते हैं तो y = a sin ω_t, अगर प्लस है तो -x में वेव चलेगी, माइनस है तो +x में चलेगी, और इनिशियल फेज अगर है तो यहाँ रख देंगे। वेलोसिटी ऑफ वेव जो होती है ω/k होता है, या कह सकते हो f λ, ये किसी भी ट्रेवलिंग वेव का वेलोसिटी है, वेव स्पीड वेव वेलोसिटी बोलते हैं, और k होता है एंगुलर वेव नंबर 2π/λ। तो ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π टाइम पीरियड या 2π लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेव के टर्म में बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स है। बाकी आप अगर ऐसे देखा जाए तो मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए होगी, और दो प्रॉपर्टी होती है वेव की, इलास्टिसिटी और इनर्शिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपेगेशन ऑफ वेव इन मैकेनिकल मीडियम। नॉन मैकेनिकल इस टॉपिक में हम लोग नहीं बात करते हैं, उसके लिए एम वेव्स पड़ा हुआ है। ट्रांसवर्स वेव में अगर मीडियम में पार्टिकल
मीडियम पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वेव के प्रोपिगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में लॉन्ग करते हैं। और ये इंटेंसिटी है हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, और स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। यूज़ करते हैं, जनरल चीज़ है, लेकिन ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है ये सब फॉर्मेट। ये मेजर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का जो ये जनरल फॉर्मेट है इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव का, डिफाइंड फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर और वी स्क्वायर हो टी स्क्वायर हो जाएगा तो डिफाइंड नहीं होगा, तो वहाँ पे वो वेव ट्रेवलिंग वेव नहीं हो सकती है। लाउडनेस का कोई रिजल्ट लिखा है, डेसिबल में रिजल्ट लिखा है, आप यूज़ कर सकते हो। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है और वेव वेलोसिटी में ये रिलेशन है, स्लोप होता है डी वी बाई डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स, वाई एक्स ग्राफ पे। तो ये चीज़ें वेव में पैटर्न है। वेव स्पीड ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, अंडर रूट टेंशन इन द स्ट्रिंग मास पर यूनिट लेंथ है। अगर टेंशन बढ़ेगा तो वेव स्पीड, ये ट्रांसवर्स वेव की है, ध्यान रहे बात को। लॉन्गिट्यूडनल में बात करेंगे सॉलिड में तो ये आ जाएगा और बल्क मॉडुलस आ जाएगा। और अगर जनरल फॉर्मूला बात करें वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का तो ये अंडर रूट गामा आर टी बाई कैपिटल एम, टेम्परेचर केल्विन में मोलर मास है, तो ये स्पीड ऑफ साउंड के एक ही जनरल फॉर्मूला है। स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, ये कुछ प्रॉपर्टी होती है स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन। आप दो उल्टे डायरेक्शन में अगर ट्रेवलिंग वेव है और सुपरपोज करती है तो सुपरपोजिशन का ये एप्लीकेशन है। सुपरपोज होने के बाद ये इक्वेशन जो बनता है, आप देखो आप ट्रेवलिंग वेव का बेस फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है कि डिस्टेंस के साथ इसका एम्पलीट्यूड बदलता रहता है, 2s cos के x लिखा है, आप कभी साइन और कॉस स्विच भी हो सकता है डिपेंडिंग इक्वेशन ट्रेवलिंग वेव का कैसा लिए हो। तो इसमें नोडल पोजीशन और एंटी नोडल पोजीशन, हर दो लगातार नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है, हर दो लगातार एंटी नोड का भी वही होता है लैम्डा बाई 2। नोड एंटी नोड अल्टरनेट होता है, इनके लगातार के बीच में नोड एंटी नोड में लैम्डा बाई 4 का डिस्टेंस होता है। तो आप डिस्टेंस सब चीज़ें याद रख सकते हो। और स्टैंडिंग वेव जब बनती है तो नेचुरल जो फ्रीक्वेंसीज होता है n/12, ये मेजर फॉर्मूला है इसका। n क्या है कह सकता हूँ, नंबर ऑफ लूप्स में जब दोनों एंड स्ट्रिंग अगर फिक्स है तो ऑसिलेट करता है, तो n1 है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, लगातार फ्रीक्वेंसी आता है इसमें। तो एक फंडामेंटल का फॉर्मूला याद रखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है v/2l, v इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, यही वाला फॉर्मूला अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू मास पर यूनिट लेंथ वाला। इसी का इंटीग्रल मल्टीपल आता जाएगा। और स्टैंडिंग वेव जो वाइब्रेशन ऑफ ऑरल एयर कॉलम होता है ऑर्गन पाइप क्लोज और ओपन ऑर्गन पाइप में, तो आप ओपन ऑर्गन पाइप में भी फॉर्मूला यही लगा दो, यहाँ वेलोसिटी ऑफ साउंड लिख दो, एल लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम है। एंड करेक्शन कंसीडर नहीं करते हैं कोर्स में, हमारे नीट लेवल पे नहीं है। अगर होगा तो लेंथ इफेक्टिव ले लेंगे, जहाँ ओपन एंड होगा वहाँ करेक्शन होगा। ओपन एंड पाइप में दोनों एंड पे 2e का एंड करेक्शन हो जाएगा, लेंथ इफेक्टिव में जोड़ देंगे। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक एंड क्लोज होता है, दूसरा एंड ओपन रहता है, तो नोड एंटी नोड का फंडामेंटल जो डिफरेंस आएगा डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 आता है, इसीलिए उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v/4l हो जाता है। लेकिन वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक एंड खुला ओपन एक एंड क्लोज, उसमें एयर कॉलम का जो वाइब्रेशन होता है उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स अवेलेबल होते हैं, इवन एब्सेंट होता है, ठीक है। वह 1 3 5 7 9 ऐसे हार्मोनिक्स आएंगे, तो उसमें आप याद रख सकते हो कि कैसे हार्मोनिक की संख्या और ओवरटोन सीरियल नंबर पे जो हार्मोनिक आ रहा है उसे एक कम लिख दो, मतलब कि सीरियल नंबर पे पहले पे दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है इवन आ रहा है, वो बात की बात है। तो इनके फॉर्मूले लिखे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। अब देखो फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक, क्योंकि इसमें लगातार आ रहा है तो सीक्वेंसिंग भी 1 2 3 4 की एक कम करते जा रहे हैं। फर्स्ट पे फंडामेंटल पे कोई ओवरटोन डिफाइंड नहीं होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का रिजल्ट वो है बेस्ड। क्लोज ऑर्गन पाइप में देखिए ऑड नंबर आता है, ये ऑड नंबर चल रहा है, आप 1 3 5 करके लिख सकते हो। वी वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वी वेलोसिटी ऑफ साउंड अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, ये टी टेम्परेचर इन केल्विन मोलर मास। अगर कोई इसका वेरिएशन देना चाहता है तो दे सकता है, क्वेश्चन नया दे सकता है, जेई ने पूछा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा, तीसरे हार्मोनिक पे स्टार्ट होगा, पहला पे तो कोई नहीं है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट हार्मोनिक है। फर्स्ट ओवरटोन मतलब तीसरा हार्मोनिक, दूसरे नंबर सीरियल नंबर में तीसरा हार्मोनिक होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। तो ये चीज़ें हैं, बस ये आप फॉर्मूला इस समय याद किए होंगे।
और सुपर इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स में भी वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लोग इंटरफेरेंस वेव्स में बात करते हैं, लाइट वेव। फॉर्मूला न्यूमेरिकल वही है, मैथमेटिकल। पार्ट डिफरेंस और अगर बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो पार्ट डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव। जीरो से स्टार्ट करेंगे पार्ट डिफरेंस। फेज डिफरेंस में, पार्ट डिफरेंस में कनेक्शन भैया होता है 2 पाई लैम्डा बाई लैम्डा डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आती है, जनरल इंटेंसिटी रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख दो, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 I2 ब्रैकेट बाहर अंडर रूट से cos 5 फेज डिफरेंस। ठीक है, ये यहाँ पे अंडर रूट इतना ही है, ये याद रहे, जनरल फॉर्मूला है। अब देखो पार्ट डिफरेंस अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मिनिमम ऑब्जर्व होता है, मिनिमम इंटेंसिटी साउंड में सुनाई देगा, लाइट में दिखाई देगा, और द मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 एन वो 1 से स्टार्ट करेंगे, अगर 2n प्लस 1 लिखेंगे तो 0 से स्टार्ट ले सकते हो, 8 नंबर आएगा 1 3 5 7। ठीक है, तो ये फेज डिफरेंस में लिखेंगे तो 2 पाई n आएगा, n से 0 से स्टार्ट है, इसी कनेक्शन से आता है। तो इसमें याद रखना। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। पेशेंस रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, और बहुत देखो कितना फास्ट किया रिवीजन, जैसे लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं है, लेकिन बहुत कुछ बोल ले गए इसमें, कुछ भी सुनाई दिया है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अभी कल के डेट में या परसों के डेट में आने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस लेकर, जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, हम तो ये नहीं कहते हैं कि नीट में वही आएगा, बट उसी के आसपास ही होगा। ठीक है, आप एक ओवरव्यू ले सकते हो और लगे रहना, वीडियो देखते रहना है, बहुत लंबा वीडियो नहीं देखना है, 6-10 घंटे का। आप बहुत शॉर्ट टाइम का यूज करो और बहुत ब्रीफ डिस्कशन करो, मतलब कि अगर आप कान से सुन लो तो आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, और ड्रेस कोड का याद रखना भाई। ठीक है, अंगूठी पहन के नहीं जाना, नहीं छीन लिया जाएगा। अगर कोई बाबा हुआ से लिए हो गया कि नीट में सिलेक्शन के लिए अंगूठी पहने, या बाबा ने कहा कि अंगूठी निकालना मत बेटा, तो भाई NTA है, निकलवा देगा, उतरवा देगा सारा कुछ। थैंक यू सो मच।